SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसको आप ट्री 2 के नाम से आप उसको जानते हैं। 8 दिसंबर को जिसका पेपर हुआ था, आज उसके सब्जेक्टिव पेपर को, स्पेशली इंग्लिश वाले को हम यहाँ आपको बताएंगे और विद रीजन उसका जो है कहाँ किसका किस क्वेश्चन का क्या रीजन है। हालांकि आंसर की आ चुकी है, आंसर की में काफ़ी कुछ विवाद है। मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा, चाहे वो ग्रामर के हों चाहे लिटरेचर के हों, विद प्रूफ, ऑथेंटिक बुकों के प्रूफ के साथ। अगर जो जिनको भी प्रूफ चाहिए, आप कहीं प्रत्यावेदन करना चाहते हैं या कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको मैसेज करिएगा। तो अब यहाँ हम इसको देखते हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है 71 से हमारे में जो सीरीज हमको मिली है, यहाँ से ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे ये है आपका, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा है कि इसको विवादित, आप जो है कहने का मतलब, अगर जो बहुत ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ये सब में इसने दे रखा है, और दूसरा नन ऑफ द एबव। तो ये दोनों हो जाने के कारण जो है आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ये द गोडाउन इज इन्फेक्टेड रैट्स, अब इसमें जो है एकदम प्रूवन है, इसका कोई बहुत ज़्यादा हमको जो है विवाद नहीं है। इसमें आपका ये ऑप्शन नंबर बी है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका जो है एकदम सुटेबल है, वेरीफाइड है। इसका किसी को कोई डाउट होगा आप बताएंगे विद प्रूफ में, आपको जो है इमेज के साथ, और जो है अगर जो आप चाहेंगे तो इसकी जो है PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्रूफ की PDF। चलिए 72 देखते हैं। 72 में शी सडर्ड डॉट 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 द ड्रेडफुल साइट। यहाँ आपको क्या करना है, तो ये सडर्ड के बाद आपका प्रीपोजिशन आपका एट आता है या आपका विद आता है। तो यहाँ ऑप्शन में ना आपके पास एट है ना आपके पास विद है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। इस पे ये है, इसमें से जो आपके ये जो ऑप्शन रखे हैं, फ्रॉम है, टू है, बाई है, इनमें से आपका कोई नहीं आना है। इसमें आपका क्या आना है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 73 को देखते हैं। द टाउन वॉज प्लम्ड डॉट 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 डार्कनेस। अब यहाँ आपके मन में टू तो आपका आना नहीं है। अब आपके मन में दो चीज़ के लिए शंका आएगी, एक इन के लिए, एक इन टू के लिए। ठीक, तो इसमें जो है जो ये इन होता है, इन आपका मिलेगा कुछ डिक्शनरी में मिलेगा, लेकिन जो सेंटेंस में यहाँ इसकी डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग टू ये आपका इनटू एकदम फिट बैठ रहा है, और यही यहाँ पे आना है आपका। ये इसका जो है आप लॉन्गमैन की डिक्शनरी में जब इसका देखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट जो है सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग टू यही आपका सेट बैठेगा। आपके मन में ये भी शंका आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ आपको जो है इनटू ही लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में विवाद हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका जो है, अगर जो बोर्ड को इसको यह मानना चाहिए, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब पहली चीज़ क्या है, ये एकदम सेट फ्रेज है जो इसने पूछा है, ये एकदम सेट फ्रेज है। क्या सेट फ्रेज है? ट्रू टू हिज या ट्रू टू वर्ड्स होता है, ये आपका फ्रेज है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये प्लूरल नहीं होता है, ट्रू टू वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता है। अगर जो इन्होंने ये करके दे रखा है तो ये एरर है। और इसमें जो ये सेंटेंस की डिमांड है ट्रू टू वर्ड, इसके अकॉर्डिंग टू आप ऑफ वाली मीनिंग होने का आपका जो है यहाँ कहने का मतलब, जैसे आप भी आपको मिल सकता है, लेकिन ऑफ सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग टू यहाँ करेक्ट नहीं है। यहाँ आपको टू ही लगाना है। तो ना आपका यहाँ पे ऑफ आना है, ना आपका फ्रॉम आना है, ना आपका बाई आना है। यहाँ पे आपका क्या आना है, यहाँ पे टू आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, नन ऑफ द एबव करेंगे। और ये क्वेश्चन यफ जाना चाहिए। यफ इसलिए जाना चाहिए, फॉल्स में जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे वर्ड्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगर जो जिसको भी रेफरेंस चाहिए, जिसको भी प्रूफ चाहिए, मेरे पास उपलब्ध है, ऑथेंटिक सोर्स से उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 74 वाला देखा जाएगा, सॉरी 75 वाला। 74 आपका हो चुका है। टैगोर वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज। तो अब यहाँ प्राइज फॉर होता है, प्राइज फॉर लिटरेचर होता है, समझ रहे हैं। अवार्ड के बाद आपका टू लगाने का मन करेगा, लेकिन यहाँ अवार्ड नहीं जो है आपका गवर्न कर रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं आपको जो है एक आपको क्या नाउन मिल रहा है,
नाउन इस लेकर के फिर आगे जो जो है अगला जो है आपका नाउन दिया गया है, इनमें संबंध मिलाने में सबसे बेस्ट आपका ये ऑप्शन पड़ रहा है फॉर। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 75 में आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आपको यहाँ पे फॉर लगाना है। चलिए 76 क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपका अब जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है ए पर्सन हु ड्राज मैप इज कॉल्ड, एक इंसान जो आपका मैप ड्रा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको यहाँ पे आपका कार्टोग्राफर बोलते हैं। आपका यहाँ पे ये जो है स्टेनोग्राफर वो होता है जो शॉर्ट हैंड टाइप सीखे रहते हैं। फोनोलॉजिस्ट ये आपका होना नहीं है, ये होना नहीं है, यही होना है आपका, समझ रहे हैं। ये इसको जो है कार्टोग्राफर बोला जाता है। तो 76 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 77 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज, यहाँ नीचे जो दिया गया है इसमें जो करेक्ट आपका जो है करेक्ट आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आपका ये इसकी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। इसमें आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि आपका जो ये यस है, ये यस यहाँ पे नहीं होता है, आपका ये सी के बाद आपका आई होता है, उसके बाद आप ये डबल एस यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ मेजर आपका जो है डिफरेंस करने के बाद जैसे आपको लगाने का ये मन कहेगा, लेकिन ये नहीं है, यहाँ यस आई नहीं होता है, यहाँ पे सी आई होता है। बस इस स्पेलिंग को जो है फाइंड आउट करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है कि आपका सी आई होता है और उसके बाद डबल एस होता है। सी आई के बाद डबल एस, नीचे देख रहे हैं सी आई आपको मिल रहा है लेकिन डबल एस नहीं मिल रहा है। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 78 में देखिए आपसे वैक्यूम की स्पेलिंग पूछी गई है। ये अक्सर हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका ये वाला सही है, 78 में आपका बी वाला करेक्ट है, आपका ये वाला करेक्ट है। ये नहीं आपका होगा, ये नहीं होगा, दोनों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे टिक करेंगे। चलिए 79 देखते हैं। 79 में करेक्ट स्पेलिंग जो आपकी है वो आपकी सी की है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी है इसकी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। इसमें ध्यान देने की क्या बात है, इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें डबल सी आता है और डबल एम आता है। आपका डबल डबल ये दो चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, डबल सी डबल एम, समझ रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अब चलिए 79 के बाद आपका 80 नंबर को इसको देखा जाए तो 80 में आपका जो है पूछा जाएगा कौन सा करेक्ट है। तो इसमें आपका ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ध्यान देने के लिए क्या ज़रूरी है, इसमें डबल आर और डबल एस, यहाँ पे आप ध्यान देंगे आपसे कभी गलती नहीं होगी। डबल आर डबल एस, समझ रहे हैं, एम्ब्रेस में डबल आर डबल एस, इस पे आपको फोकस करना है। 81 क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। 81 क्वेश्चन में आपका क्या है, 81 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ही ओन द गेम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। तो स्किन ऑफ हिज टीथ, इसका मतलब ये होता है कि आप काम तो कर रहे थे लेकिन कहने का मतलब काम आप बहुत कॉन्फिडेंट हो करके बहुत आप जो है कहने का मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। आपने समझिए कि बचते बचते वो चीज़ की, कहने का मतलब ऐसा नहीं थोड़ा सा आप अगर जो चूक जाते तो वो ख़त्म हो जाता, आप फेल हो जाते, असफल हो जाते, समझ रहे हैं। तो एक नैरो स्केप वाला हिसाब किताब होता है। तो इसमें बेस्ट आपका ये बनेगा जस्ट बेयरली। 81 में आपका 81 में बी है। सी आपका करने का मन होगा, सी जैसे सी के लिए भी आपके मन में आता होगा, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है। सी में पॉजिटिव सेंस है। सी में पॉजिटिव सेंस क्या होता है, सी रेफर्ड। सी रेफर्ड कहने का मतलब जैसे इसमें होता है कि किसी चीज़ के लिए आप मतलब प्रयत्न कर रहे हैं और वो प्रयत्न आपका पॉजिटिव वे में है। लेकिन यहाँ क्या है, ये स्किन ऑफ द हिज टीथ, इसको जब आप देखेंगे ऑथेंटिक डिक्शनरीज में आप इसको आप सर्च करेंगे तो इसका सेंस आपका निगेटिव की ओर जा रहा है। और इन ऑप्शनों में से निगेटिव आपका ये जस्ट बेयरली इस पे जो है आपका जा रहा है। तो इस हिसाब से 81 में आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए 82 को देखा जाता है। 82 का क्या मतलब होता है, पहले आप इसको समझो। 82 का मतलब होता है द विलेजर्स वर लेफ्ट टू स्क्रैप द बैरल,
स्क्रैप द बैरल, ये आपका कहने का मतलब एक फ्रेज है, आप इसको जो है ईडम बोल सकते हैं। और इसको जो है, इसका एक कहने का मतलब इसी फ्रेज का एक सिनोनिम्स है। ये अगर जो आप सर्च करते हैं तो शायद ही आपको मिले, लेकिन इसी का जब आप सिनोनिम्स ढूंढेंगे, आप इसको ऐसे सर्च करो, द स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल, आप इसको ऐसे सर्च करिए, तब सिनोनिम्स के रूप में आपको ये मिल जाएगा। दोनों की मीनिंग क्या होती है? दोनों की मीनिंग ये होती है कि बचे खुचे से काम चलाना। जैसे मान लीजिए कि जैसे कुछ चीज़ें आपने किया, अब लास्ट में आपको थोड़ी ही चीज़ मिली है, अब बस उन्हीं से आपको गुजारा आपका अपना कर लेना है। बची खुची चीज़ों से जो जितनी भी बची हैं उसी में आपको अपना काम बना लेना है, उसी में आपको अपना काम निकाल लेना है। कहने का मतलब आपके सामने एक कंपल्सन है, एक मजबूरी है। तो इसमें बेस्ट डिफाइन करने के लिए आपका जो है कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर सी आपका है, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट रिसोर्सेज। मतलब आप बाध्य किए जाते हैं कि जो आपका बचा खुचा रिसोर्स है, आप उसी से आपको अपना गुजारा करना है। बची खुची जो चीज़ें हैं उसी से आपको अपना काम निकालना है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है? ये अगर जो आप इसको सर्च करिएगा तो सर्च करने में आपको ध्यान देना होगा, टू द स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल, आप इसको ऐसे सर्च करो तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और ये इसकी जो मीनिंग है, इसकी मीनिंग आपको एग्जैक्ट वहीं से पता चलेगा। इस जो है इसका एक सिनोनिम है जो हमने आपको बताया है, उस सिनोनिम से आप इसको ढूंढेंगे तो ये चीज़ एकदम खुल के आपकी क्लियर हो जाएगी। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ आप देख रहे हैं 40, ही वॉज ट्राइंग टू ग्रैब हिज 40 विंग्स। इसमें जो है 40 विंग्स कहने का मतलब होता है निद्रा लेना, झपकी लेना, वो होता है। तो इसमें जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब भी किसी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। वर्थलेस ऑब्जेक्ट, विंक मैन, हिडन ट्रीजर, तो इसमें आपको इसका लगाने का मन कहेगा, विंकिंग मैन। तो ये विंकिंग मैन किस लिए होता है? 40 विंग्स इसका मतलब झपकी होता है, समझ रहे हैं? तो झपकी आप, ये सुस्ती को दर्शाता है, ये आलस्य को दर्शा, ये विंकी मैन क्या होता है? कहने का मतलब ये आयरोनिकल वे में, या जो है कहने का मतलब जैसे आंख मारने, सेक्सुअल एक्साइटमेंट का जो कहने का मतलब इसमें मीनिंग होती है, तो इसमें इंसान एक्टिव होता है। और ये चीज़ जो यहाँ दी गई है ये पैसिव के लिए दी गई है। तो इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन जो आपका लगाने का मन हो रहा होगा, ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस लिहाज से देखा जाएगा तो ये आपका नन ऑफ द अबव है। इसमें 83 में आपका ई वाला करेक्ट है। चलिए एक बार 84 पे चर्चा करते हैं। 84 में आप देख रहे होंगे, ही वॉज ए प्रोवर्बियल मैन ऑफ स्ट्रा। मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब ये होता है कि उसके पास न तो जो है कहने का मतलब उसके पास न तो कोई रिसोर्स हैं और न तो वो करेक्टर के रूप में ही इतना सुदृढ़ है। कहने का मतलब रिसोर्स के मामले में, करेक्टर के मामले में, कहने का मतलब साइकोलॉजिकल वे, और कहने का मतलब वो कंक्रीट वे, दोनों तरीके से बेकार सा इंसान। ये कहने का मतलब उसके पास करेक्टर भी नहीं है, कहने का मतलब इंटरनल पावर भी नहीं है और एक्सटर्नल पावर भी नहीं है। तो इसमें आप कहने का मतलब जैसे ए मैन ऑफ नो मीन्स, इसमें आप ये देख रहे हैं ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। तो न तो ये इसको पूरा कर रहा है, न तो ये इसको पूरा कर रहा है। इसमें जब आप इसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ है, मोर देन वन ऑफ द अबव। कहने का मतलब इसमें भी हाफ मीनिंग है, इसमें भी हाफ मीनिंग है। ए मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके पास कोई मीन्स न हो, एक ऐसा इंसान जिसका कोई जो है कहने का मतलब सब्सटेंस न हो, उसका महत्व कम हो। समझ रहे हैं? तो ये दोनों ही ऑप्शन आधे आधे हैं और ये दोनों ही इसको सपोर्ट करते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन 2 जो आपका दोनों करेक्ट है। तो इसको करने के लिए आप ये ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आप इसको चूज करेंगे, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी 84 में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब इसको 85 को सॉल्व कर लिया जाए। एक फ्रेज आप ये देख रहे हैं, हॉर्नेस्ट नेस्ट, इसका मतलब क्या होगा? हॉर्नेस्ट नेस्ट, इसका मतलब ये होता है जैसे बर्रैया का छत्ता, आप लोग जानते होंगे बर्रैया जो एक पीली पीले कलर की होती है, तो उसका छत्ता कहने का मतलब वो ऐसा एक आप कहने का मतलब समझ सकते हैं कि कीड़ा होता है कि बहुत तेज ही डंक मारने के लिए होता है, तो उसके अगल बगल कोई जाना पसंद नहीं करता है। तो जाना नहीं पसंद कहने आप करते हैं तो कहने का मतलब वो चीज़ डेंजरस है।
तो इसको सबसे अच्छा सपोर्ट करने वाला है, ये आपका नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं सपोर्ट कर रहा है, सबसे अच्छा सपोर्ट ये कर रहा है। तो इसमें आपका 85 में ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। डेंजरस प्लेस ये इसका होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 86 को सॉल्व किया जाए। 86 में आपने देखा, इसमें आपको क्या करना है, वॉइस आपका जो है इसका परिवर्तन करना है। अभी आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ये देखिए पैसिव वॉइस में दिया गया है, इसको आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। आप एक्टिव वॉइस बनाने में सबसे पहले ये चारों ऑप्शन को आप देखो, ये 3 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन को पहले आप देखिए। तो यहाँ हेड है, ठीक, तो पैसिव वॉइस में भी हेड होनी चाहिए। जब आप पैसिव बनाएंगे तो भी हेड उसमें भी होना चाहिए। तो इसके पास हेड नहीं है, तो पहली चीज़ तो ये कट गया। इनके पास भी हेड नहीं है, तो आपका ये कट गया। अब बचा लास्ट में यही आपका बी। समझ रहे हैं, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया है। सिर्फ आप ऑक्सिलरी वर्ब को ही या फाइनाइट वर्ब को ही पकड़ करके आप काम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक देखिए 2 आपके कट गए, लास्ट में बचा यही। तो अब यहाँ जैसे ये जब सब्जेक्ट आपका ये प्लूरल होता है, इंडिफिनिट होता है, तो इसको गायब कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बाई करके नहीं लिखा, बाई यस नहीं लिखा गया था, तो अब उसको बाई यस को अंडरस्टूड समझते हुए हमने यहाँ पे बी लगाया। हैड बीन कंप्लीटेड था तो ये हैड कंप्लीटेड इसको कर दिया गया। आवर टास्क ये सब्जेक्ट था तो इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। ये आपका एडवर्बियल फ्रेज था तो ये लास्ट में एडवर्बियल फ्रेज यहाँ लगा दिया गया है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 86 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए 87 को देखते हैं। 87 में क्या है, द बॉय वॉज लाफ्ड एट द बेगर, ठीक, लाफ्ड एट, आपने यहाँ क्या देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब आप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब आप एक्टिव बनाते हो। अच्छा यहाँ आप देख रहे हैं लाफ्ड एट, ये लाफ्ड एट कहने का मतलब फ्रेजल वर्ब है, तो लाफ्ड एट का मतलब होता है मॉक्ड। समझ रहे हैं। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका बनेगा, इसका जो है कहने का मतलब ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। समझ रहे हैं। तो अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सबसे पहले जब आप पैसिव बनाओगे तो आपको वाज मिलना चाहिए या वर्ब मिलना चाहिए, ठीक। द बेगर, अब ये वेगर आपका जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है ये वाज लेगा। तो मुझे अब सबसे पहले ऑप्शन में ढूंढना है कि वाज किसके किसके पास है। तो पता चला वाज इसके भी पास है, वाज इसके भी पास है, वाज इसके, तो तीनों के पास वाज है। अब मुझे ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट का जब आप पैसिव बनाते हैं तो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देख लो किसके पास है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। इस पर मुझे चर्चा ही नहीं करनी थी। अब देखिए यहाँ तक बराबर आया है। अब इसके बाद जो ये फ्रेजल वर्ब होती है लाफ्ट, इसके बाद जो ये एट है, एट इसी का नेसेसरी पार्ट है, इसको एडवर्ब पार्टिकल बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हमको बाई नहीं लगाना है, यहाँ पे हमको एट ही लगाना है। एट लगाने के बाद तब मुझे दोबारा से बाई द बॉय लगाना है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो बेस्ट सपोर्ट करने वाला ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। 87 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट राइट आंसर है। चलिए 88 को एक बार चेक कर लेते हैं। दे ड्रू ए स्क्वायर इन द इवनिंग, ये आपका एक्टिव वॉइस का है, इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो द ड्रू, तो ड्रू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप ये देख रहे हैं क्या, वाज वर आता है, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस बनाने में, मुझे वही करना है। तो अब मुझे ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो जाहिर सी बात है अब पैसिव वॉइस बनाने में सबसे पहले वर्ब ही देखी जाती है। ऑप्शन जब मिलते हैं वर्ब देखेंगे आप जल्दी होगा। ये मैं एक जो है आपको स्मार्ट तरीका भी बता रहा हूँ। तो ये सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है वाज मुझे हर जगह मिलेगा। तो देखो वाज मुझे यहाँ मिल गया, बी वाले में वाज है, बी वाले में वाज है ही नहीं, इनको काट दो, इनका कोई मतलब ही नहीं है। सी वाले में वाज है, हाँ इसके पास भी वाज है। तो अब टोटल अपनी चर्चा किस पे होगी, ए और जो है आपका सी पे चलेगी, बी वाले तो कट गए, ठीक। अब ये वर्ब क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आपको देखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके पास है। तो ये वाज वर्ब के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ इन्होंने बीइंग लगा दिया, तो यही इन्होंने एरर कर दी। अब इस हिसाब से देख रहे हैं आपका ये ऑप्शन अपने आप सही हो गया। देखो वाज वर आपको मिला, वाज मिला, स्क्वायर के अ स्क्वायर सिंगुलर था तो
वर्ब भी हमने सिंगुलर की लगाई, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप देख रहे हैं बाई, और ये दे का आपका ये देम हो गया। हालांकि ये बाई देम, ये आप इसको लिखो चाहे न लिखो दोनों करेक्ट है। और ये एडवर्बियल फ्रेज इन द इवनिंग आपका ये लास्ट में आ गया, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से इसमें देखेंगे तो आपका 88 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 89 में देखा जाए, द शॉप कीपर लोवर्ड द प्राइसेस। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका हो गया, समझ रहे हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अब ये आप इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाया गया। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट है तो मुझे वाज वर मिलेगा, फिर वही बात है। तो क्या इसके पास वाज वर है? तो ये वाज वर नहीं है, तो पहले आप इनको यहीं काट दो। वाज वर क्या सेकंड वाले ऑप्शन के पास है? नहीं, इनके पास भी नहीं है, तो इनको भी काट दीजिए। किसके पास है? तो इनके पास है। ठीक, अब मुझे ये देखना है कहीं नन ऑफ द एबव तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी गड़बड़ है, तो मुझे इसको मिलाना है। वाज वर के बाद अब जैसे वर है तो ये द प्राइसेस, प्राइसेस प्लूरल है तो प्लूरल के लिए यहाँ वर आएगा, वाज नहीं आएगा। चलो एक कंडीशन इसने पूरी कर ली। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे मिल गई, ये ठीक है। ये शॉप कीपर, ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाई करके ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 89 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 90 को सॉल्व करते हैं। ए लायन में बी हेल्प्ड बाई ए लिटिल माउस, समझ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुझे यही सिर्फ आपकी वर्ब पोर्शन हमको देखना है। चाहे आपका जो है नरेशन हो और चाहे आपका क्या हो, चाहे आपका एक्टिव पैसिव हो, स्मार्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले हमको वर्ब ही देखना चाहिए। अब ये देख रहे हैं मे बी हेल्प्ड, ये पैसिव वॉइस है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? मे हेल्प। अब मुझे देखना है कि मे किसके पास है, तो मे एक इनके पास है, इनके पास तो आपका जो है मे है ही नहीं, तो इनको पहले काट दो आप। इनके पास मे है तो हाँ इनके पास मे है, तो मुझे चर्चा अब इन्हीं दो पे करनी है। दो पे करनी है, दो में क्या सही है या नहीं सही है अभी पता चल जाएगा, समझ रहे हैं। अब बाई ए लिटिल माउस, तो बाई ए लिटिल माउस सब्जेक्ट बन गया। मे इवन हेल्प ए लायन, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या इवन था? तो क्वेश्चन में इवन नहीं है, तो जब क्वेश्चन में इवन नहीं है तो आंसर में भी इवन नहीं आएगा। ठीक, तो ये एक हिसाब से तो ये कट गए। उसके बाद यहाँ चेक करिए, इवन इन्होंने भी यहाँ पे इवन लगा दिया है, तो जब क्वेश्चन में ही इवन नहीं है तो आप आंसर में इवन क्यों दे रहे हैं? तो इस लिहाज से आपका कहने का मतलब ये भी आपका जो है उस डेकोरम को पूरा नहीं करता है। तो इसमें आपका क्या आएगा? इसमें आपका वही ऑप्शन नंबर ई आएगा जो ये दे रहा है, नन ऑफ द एबव। देख रहे हैं कि जो है जो ऊपर क्वेश्चन आपके दिए गए उनमें से कोई सही नहीं है। हालांकि आप जब ये ऑप्शन में दे रखा है तो इसका मतलब ही ये होता है कि एकदम एग्जैक्ट चीज़ 100% आपको राइट मिले तो ही करो, कोई दिक्कत होती है तो फिर आप इसके पास भगते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। अब देखिए 91 क्वेश्चन को मुझे देखना है, यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब की फिलिंग करनी है। एवरी स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें मुझे जो है सिंगुलर की वर्ब चूज करनी है। तो सिंगुलर की वर्ब चूज करने के लिए हमको ये देखना है कि यहाँ पे सिंगुलर के वर्ब कितने हैं। तो पहली चीज़ आप इस हैव को काट दो, प्लूरल वर्ब है। अब आपका बचा ये और आपका बचा ये, दो बचे सिंगुलर के। अब सेंटेंस आप पढ़िए, एवरी स्टूडेंट टू ब्रिंग ए साइंड फ्रॉम हिज, साइंड फॉर्म फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ये आपका है। तो अब यहाँ किसके लिए कर रहा है? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इज लगाता हूँ, ठीक, तो इज लगाने के बाद या तो आगे आपको जो है क्या मिलना चाहिए? इज अगर जो मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब को आगे किसकी जरूरत होती है? कंप्लीमेंट की जरूरत होती है। तो ऐसा मुझे कंप्लीमेंट जो है शो नहीं हो रहा है। तो इसमें मुझे क्या है? तो यहाँ पे इज आपका सुटेबल नहीं है। अब बचा ये हैज। अब हैज भी चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नन ऑफ द अबव नहीं है। एवरी स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग, कहने का मतलब हैज टू ब्रिंग मतलब हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको बाध्यता का शो करता है। जैसे आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है,
या मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे खाना पड़ता है, ठीक है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। तो एवरी स्टूडेंट हैज़ टू, भाई ये जैसे एवरी स्टूडेंट सिंगुलर है तो ये सिंगुलर जो है वर्ब भी लेगा, और हैज़ उसके बाद टू और फिर बिरिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब अब जितने विद्यार्थी हैं सबके ऊपर बाध्यता है। तो यहाँ पे ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बेस्ट सुटेबल है, आपको इसको चूज करना है। चलिए 92 को देखते हैं। 92 में क्या है, 50 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और बड़ा ही इसका इजी कॉन्सेप्ट है। इजी कॉन्सेप्ट क्या है, अब जैसे 50 माइल्स आप देखेंगे आपको लगेगा ये प्लूरल है, ठीक, प्लूरल है। प्लूरल के लिए आप इसमें सोचेंगे मैं प्लूरल की वर्ब डाल दूं, तो प्लूरल की वर्ब डालेंगे तो एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी वर्ब हैं ये सब लिंकिंग वर्ब हैं। लिंकिंग वर्ब आप यहाँ डालेंगे तो लिंकिंग वर्ब के बाद उसको एक कंप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्लीमेंट का भी वही नंबर होना चाहिए, वही केस होना चाहिए जो जिसका ये कंप्लीमेंट, कहने का मतलब जिसके लिए ये यूज हुआ है। तो कंप्लीमेंट में हमको क्या मिल रहा है, ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो ए लॉन्ग डिस्टेंस क्या है, सिंगुलर यूनिट मुझे शो कर रहा है, ठीक। तो अब जब कंप्लीमेंट सिंगुलर है तो ये 50 माइल्स भी आपका सिंगुलर हो गया। कहने का मतलब एज ये सिंगल यूनिट शो कर रहा है। तो कंप्लीमेंट सिंगुलर, तो इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में कोरिलेशन होता है। सब्जेक्ट अगर जो सिंगुलर है तो कंप्लीमेंट भी सिंगुलर आएगा। तो हर मामले में जो है सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से समझौता करना पड़ता है। कहने का मतलब वो उसी के अकॉर्डिंग टू आना चाहिए। तो अब ये चीज़ सिंगुलर है तो ये 50 माइल्स भी सिंगुलर हो गया। जब 50 माइल्स सिंगुलर है तो ये सिंगुलर की कोई वर्ब लेगा। तो इसमें सिंगुलर की वर्ब आपकी यही है, इज है। बी वर्ब ऐसे नॉर्मली यूज होती नहीं है। अब बी की फैमिली का ही, अब बी सब्जेक्टिव मूड में होता है। सब्जेक्टिव मूड का ये सेंटेंस आपका नहीं है, आपका जो है क्या, ये आपका इंडिकेटिव मूड का जो है सेंटेंस है। तो इंडिकेटिव मूड में आप जो है बी यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि बी की फैमिली का प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म आप यहाँ पे इज यूज़ कर रहे हैं। इस हिसाब से आपका इस क्वेश्चन में 92 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 93 देखते हैं। एवरीवन इन द फैमिली हैज क्वेश्चनड अबाउट द थेफ्ट। आपका ये क्वेश्चन है, ठीक। सप्लाई किसकी करनी है, आपको वर्ब की सप्लाई करनी है। तो वर्ब की जब सप्लाई करनी है तो वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू। तो सब्जेक्ट के पोर्शन में जैसे यहाँ वर्ब डालना है तो इधर से पूरा इधर आपका सब्जेक्ट फ्रेज शुरू हो जाता है। तो सब्जेक्ट फ्रेज में एक हेड वर्ड होता है। हेड वर्ड कहने का मतलब मुख्य शब्द, वही निर्धारक, वही वर्ब का निर्धारक होता है, उसी के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगी। और जो सब्जेक्ट फ्रेज में जो हेड वर्ड होता है उसका सब्जेक्टिव केस में होना नितांत आवश्यक। भाई सब्जेक्ट बनने की क्षमता सब्जेक्टिव केस वाले नाउन के पास ही होती है। तो अब आप इसमें बताइए, जैसे द फैमिली और एवरीवन, आपके एक प्रनाउन आपको मिल रहा है, एक नाउन मिल रहा है। तो सब्जेक्ट के पोर्शन में आपको दो नाउन मिल रहे हैं। तो दो नाउन में से किस नाउन के पास सब्जेक्टिव के, कहने का मतलब सब्जेक्टिव केस है। तो ये आप देख रहे हैं इन प्रीपोजिशन है, और आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। तो ये फैमिली का केस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। जब ये ऑब्जेक्टिव हो गया तो इसमें सब्जेक्ट बनने की क्षमता खत्म हो गई। तो आप क्या करो, इन द फैमिली, इसको पूरा काट दो आप, ये समझ लो है ही नहीं। एवरीवन को माना जाता है सिंगुलर। तो जब एवरीवन आपका सिंगुलर है तो यहाँ से कोई सिंगुलर की एक वर्ब ये चूज करेगा, और यहाँ पे सिंगुलर की वर्ब आपका आर है नहीं, हैव है नहीं, हैज ही ये सिंगुलर की वर्ब है, और यही है जो है यहाँ पे आपका आएगा। तो 93 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 94 को देखते हैं। अनलेस सी द .. द वर्क कंप्लीटली सी विल नॉट बी द लीप। तो कहने का मतलब ये एक टाइप से कंडीशन फर्स्ट वाला यहाँ पे शो कर रहा है। तो कंडीशन फर्स्ट में देखो आप जो है सर्वविदित है कि जो आपका इफ़ वाला या अनलेस वाला जो पोर्शन होता है उसमें आप क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। बाद वाले में आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। एक्टिव या पैसिव वो सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ इसमें आपको पैसिव की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। तो पैसिव में क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ क्या है भाई, यहाँ सी है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कोई सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आप सिंगुलर वर्ब लाते हैं
वो वर्ब अगर जो एक्शन वाली है तो उसमें यस या ईएस लगा रहता है। तो अब मुझे इस पेयर में से ऐसा एक ढूंढना है जिसमें सेकंड प्लेस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और फर्स्ट प्लेस पे यस या ईएस लगा हो। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए इसमें यस या ईएस लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और दूसरे को चेक कर लो, इसमें ऐसा नहीं है, यस या ईएस यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे आईएनजी लगा है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी नहीं है, ये भी कट हो गया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसमें क्या है कि यस या ईएस नहीं लगा है, तो इसको भी काट दो आप। ये थर्ड नहीं है तो ये भी कट जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से आपको उत्तर मिल गया, 94 का आपका ए करेक्ट है यहाँ पे। चलिए 95 को सॉल्व करते हैं। देयर वाज मच टू सिंस नॉट मच हैड बीन डॉट डॉट डॉट, ये आपका फुल स्टॉप। अब यहां आपको जो है भरना है। तो 95 में आपको क्या करना है, जैसे देयर वाज मच टू, अब देख रहे हैं टू के बाद आपको क्या लगाना है, स्थान खाली है तो पहला स्थान देखिए ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो वर्ब ही डालना है। तो टू और प्लस वर्ब, तो ये इन्फिनिटिव बनता है और ये वर्ब भी फिक्स है। ये वर्ब में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप नहीं लगा सकते हैं। आप लगाओगे तो वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी, बेस फॉर्म जिसको आप लोकल लैंग्वेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। तो बेस फॉर्म किसके पास है, तो बेस ये नहीं है, इनको कट कर दो। बेस ये नहीं है, आप इनको कट कर दीजिए, बेस ये है। तो इसमें डू ये वाला तो पहला कंडीशन सही हो गया। अब यहाँ दूसरे वाले को चेक कर लीजिए, हैड बीन कहने का मतलब अब ये पैसिव स्ट्रक्चर मुझे दिखा, तो हैड बीन के बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसमें देखो डन आपको ये भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब 95 को ये सी ऑप्शन सूट कर रहा है, एकदम एग्जैक्ट सूट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। 96 से आपका लिटरेचर वाला पोर्शन शुरू होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं हु रोट एमरोटी सॉनेट सीक्वेंस। अब इसमें पूछा गया एमरोटी नाम का एक सॉनेट सीक्वेंस है, इसको स्पेंसर ने लिखा था, इसमें 88 सॉनेट हैं। तो इसमें जो है आपसे ये पूछा गया है कि किसने लिखा था, तो क्या ऑप्शन में स्पेंसर हैं, तो स्पेंसर नहीं है, ऑप्शन में किसी में, तो यहाँ पे आपका ये होगा नन ऑफ द अबव। चलिए 97 को देखते हैं। 97 में आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। नीचे कौन ऐसा प्ले दिया गया है कि जो शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। निगेटिव में पूछा गया है, नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहले आप इसमें देखो शेक्सपियर का कोई प्ले है तो विंटर्स टेल, ये शेक्सपियर का प्ले है तो ये आंसर तो नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए। द ज्यू ऑफ माल्टा और ये टम्बरलेन, ये दोनों ही प्ले शेक्सपियर के द्वारा जो है नहीं लिखे गए हैं। तो यही आपके दो ऑप्शन में हो सकते हैं, तो दो ऑप्शन में तो आप टिक करोगे नहीं, तो उसके लिए देखिए ऑप्शन नंबर डी आपके पास दिया गया है, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। अब 98 में आपको देखना है, इसमें यह पूछा गया है हु टर्म्ड द नॉवेल अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग दैट वाज ए कॉमिक इपिक पोएम इन प्रोज। तो ये जो कॉमिक इपिक पोएम इन ए प्रोज, ये किसके लिए लिखा, ये टॉम जोन्स, एक जो है हेनरी फील्डिंग का नावेल है, उसके बारे में ये कहा गया है। तो यहाँ देख रहे हैं हेनरी फील्डिंग किसी में भी नहीं है, ये टॉम जोन्स के बारे में बताया गया है, ये नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा नन ऑफ द एबव। समझ रहे हैं, 98 में आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। चलिए 99 देखते हैं। Which of the following novels is an example of the use of the Gothic mode of writing? अब इसमें यह पूछा गया कि गोथिक मोड किस में है। ये आपके पास ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं नावल के, और इसमें गोथिक मोड किसके पास है। तो गोथिक मोड, पहले आप गोथिक मोड ये समझो कि कहने का मतलब ऐसा नावल जिसमें जो है डरावनी कंडीशन हो, जिसमें कहने का मतलब भयावह कंडीशन हो। तो इसमें आपका कौन सा है, इसमें यही है द कैसिल ऑफ ओटरेंटो। इसमें आपका ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका इसी में है। तो इसका राइट आंसर आपका है द कैसिल ऑफ ओटरेंटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग रोमांटिक पोएट्स डिफाइंड द पोएटिक फेथ एज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द विलिंग सस्पिशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ये देने वाले थे एस.टी. कॉलरिज, आपके एस.टी. कॉलरिज ने इसको दिया। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन 100 में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब 101 क्वेश्चन में आपको देखना है
101 हु एमंग द फॉलोइंग पोएट रोट अबाउट इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस एज बीइंग द टू कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल। इसमें जो है आपके ये विलियम ब्लैक है। तो 101 में आपका राइट आंसर क्या है? विलियम ब्लैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 में आपसे पूछा गया है, इन विच फेमस नॉवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर हीथक्लिफ। हीथक्लिफ आपको किसमें मिलता है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। विदरिंग हाइट्स में जो है आपको ये करेक्टर मिलते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 103 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। इसमें द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके बारे में बहुत, ये जो है सामान्य सी बात है, चार्ल्स डार्विन का है। ये 103 में आपका सी है। अब 104 में आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला है। इस विच मॉडर्न पोएट रोड द लाइन्स थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। समझ रहे हैं? तो थिंग्स फॉल अपार्ट ये चिन्युआ एचबी का है। आप इसको सोचेंगे चिन्युआ एचबी आपके मन में आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसको एक है W.B. Yeats, उनका एक वर्क है सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग पोएम से ये लाइन ली गई है, उसके मतलब पोएटिक वर्क से आपका ये लाइन लिया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं W.B. Yeats, ये आप इसमें कहीं नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई पे जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ई करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या है? इसमें पूछा गया है हु यूज्ड द टर्म। ये पूछा गया है किसने इसको जो है यूज़ किया है। तो इसके लिए है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। कहाँ पे? टाइटल, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो ये टी.एस. इलियट है। ये सर्वविदित क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा है। तो ये टी.एस. इलियट इसके लिए है। तो 105 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 106 को देखते हैं। 106 में क्या है? व्हिच नॉवलिस्ट क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन मालगुडी। तो ये किसने क्रिएट किया है? तो ये हैं आपके बहुत ही चर्चित नेम है इंडियन राइटर्स में, R.K. नारायण। समझ रहे हैं? तो इन्होंने इसको जो है ये लोकेल दी है, ये एटमॉस्फेयर दिया है। तो 106 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 107 में देखा जाए, व्हिच फेमस इंडियन लिटरेचर रोड द नावेल। इसमें पूछा गया है कि कौन सा साहित्यकार नावेल लिखा है। क्या नावेल लिखा है? द होम एंड द वर्ल्ड। ये किसने लिखा है? तो ये इसका जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 107 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब इसमें आप देख लो, आपका 108 क्वेश्चन में पूछा आपसे हु रोड द डायस्टोपियन नावेल। डायस्टोपियन का मतलब होता है, डायस्टोपियन यूटोपियन का जो है उल्टा है। तो डायस्टोपियन कहने का मतलब होता है इमेजिनरी बैड प्लेस, मतलब ऐसा प्लेस, काल्पनिक प्लेस होगा लेकिन वो बैड होगा, अव्यवस्था वहाँ पे होगी। तो ये 1984 ये किसके द्वारा लिए? तो इसके हैं जो है जॉर्ज ऑरवेल। इसमें जो 108 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 109 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लुक बैक इन एंगर। तो ये किसके द्वारा है? लुक बैक इन एंगर में जो ये जिमी पोल्टर है, ये इसमें जो है लुक बैक इन एंगर में मिलता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसने जो है क्रिएट किया है। तो इसके जो है राइटर का इन्होंने नाम पूछा है। तो इसका राइट आंसर है जॉन ऑसबॉर्न। आपका ये सही ये है। 109 में आपका सी करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 110 में है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ बैंको। तो बैंको किस में आपको मिलता है? तो बैंको एक प्ले आपने पढ़ा होगा मैकबेथ। तो मैकबेथ में बैंको मिलता है। मैकबेथ का वो सहयोगी होता है युद्ध में, लेकिन बाद में उसको जो है मैकबेथ मरवाता है बैंको को। तो अब इसमें जो है ये मैकबेथ आपका ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो ई है, ई करेक्ट होगा, डी नहीं, ई नीचे दिया गया है। ई आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई करेक्ट है। ई देख रहे हैं, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ आपका अनसीन पैसेज शुरू होता है। अनसीन पैसेज आपका 111 से 135 तक शुरू होता है। मैं अनसीन पैसेज को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ चर्चा करने का न तो यहाँ ग्रामेटिकल पर्पस से ये है, ये आपकी टोटल इंग्लिश की समझ, कंप्रीहेंशन पावर को आपको पूछा जा रहा है कि आप पैसेज को पढ़ के कितना अच्छे से समझ सकते हैं। तो
इसमें मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई खास एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। अब आपको मैं टोटल जो है 135 के बाद 136 पे ले चल रहा हूँ। चलिए 136 क्वेश्चन देखते हैं। 136 में ये है, मैन हैज़ स्कार्सली अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। और इसमें पूछा गया है कि ये ऑप्शन जो डी वाला है ये पूछ रहा है कि क्या एक से ज़्यादा ऑप्शन में इरर है। इनका पूछने का मतलब यही है। तो अब इसमें आपको देखना है इरर कहाँ है। तो इरर आपका यहाँ पे है। क्या इरर है? यहाँ देख रहे हैं आप, हेल्पिंग वर्ब आपको हैव मिल रही है, हैज़ मिल रही है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर अंडरस्टूड कर दीजिएगा, आपका जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इरर कहाँ है? तो इरर आपकी बी पार्ट में है। चलिए 137 पे चर्चा करते हैं। 137 में क्या है? 137 में आपका है द मैंगोज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द चिल्ड्रन। तो और ये चौथा ऑप्शन आपका क्या है कि मोर देन वन ऑफ द एबव। ये पूछ रहा है कि क्या एक से ज़्यादा पार्ट में इरर है। तो यहाँ आप देखें द मैंगोज प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो आपको एक गलती यहाँ पे मिल गई। आगे आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द चिल्ड्रेन, समझ रहे हैं? तो ये ऑल द चिल्ड्रेन, ये जो संख्या है ये आपकी जो है, तो आपने देखा पहली इरर आपको कहाँ मिली? ये मिली। दूसरी इरर आपको कहाँ मिल रही है? दूसरी इरर ये आपको बिटवीन में मिल रही है। बिटवीन आप वहाँ लगाते हैं जहाँ आगे डिजिट क्लियर हो। अब यहाँ ऑल द चिल्ड्रेन, ये डिजिट क्लियर नहीं है बच्चे कितने हैं। हालांकि बिटवीन दो से ज़्यादा में भी लगते हैं, लेकिन तब लगते हैं जब डिजिट क्लियर हो। यहाँ डिजिट क्लियर नहीं है, तो दूसरी इरर आपको यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे अमंग होना चाहिए था। तो यहाँ पे दो पोर्शन में इरर है। पहली चीज़ तो पोर्शन नंबर 1 में और पोर्शन नंबर 2 में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सम ऑफ द पीपल्स स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मूविंग फर्दर। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है? जैसे ये पीपल कलेक्टिव नाउन है। पीपल कलेक्टिव नाउन का पीपल्स आप तब बनाते हैं जब इसका मतलब नेशंस हो, राष्ट्र हो। तो ऐसा राष्ट्र की यहाँ मीनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसलिए पहली इरर तो क्या है? ये पीपल्स की बजाय यहाँ पे पीपल होना चाहिए। ठीक, दूसरी आप यहाँ देखेंगे फर्दर, आपके मन में होगा फार्दर, लेकिन आप रेन मार्टिन बुक खोल लीजिएगा एज ए रेफरेंस के तौर पर। जहाँ आपको फर्दर और फार्दर एडजेक्टिव वाले पोर्शन में संभवतः दिया गया है, वहाँ आप देखेंगे फर्दर फार्दर एक टॉपिक ही बनाया गया है। उसमें ये देखेंगे कि फार्दर फर्दर दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ आपको जो हो सकता है आड लग रहा हो, ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस के लिए रेन मार्टिन बुक एडजेक्टिव वाले चैप्टर में आप चले जाइएगा, फार्दर फर्दर वाले जो है पोर्शन को देख लीजिएगा। वो आप स्टार्टिंग में ही पॉइंट फर्स्ट पे ही ये चीज़ एकदम फोकस करके लिखी गई है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इरर है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। जिसको भी प्रत्यावेदन देना होगा या तो आप ढूंढ लेना, अगर जो नहीं ढूंढ पाइएगा तो आप बताइएगा, मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। मैं व्हाट्सअप नंबर भी अपना मेंशन कर दे रहा हूं, आप इसमें चाहेंगे तो हमको मैसेज भी कर सकते हैं। उसी के थ्रू मैं आपको जो है आपको प्रूफ, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, आपको PDF में आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई सिस्टर रानी वाज प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइडिंग ए बाइसिकल। तो यहाँ आप देख रहे हैं हाउ टू, और टू के बाद हमने आपको बताया है अगर जो वर्ब लगानी है तो वर्ब की वो बेस फॉर्म आती है जिसको V0 बोलते हैं। तो यहाँ बेस आना चाहिए। तो बेस क्या होता है? यहाँ पे बेस आपको आना चाहिए था राइड, ये राइडिंग नहीं आएगा। तो इसमें इरर कहाँ है? इरर आपका पोर्शन नंबर C में है। तो यहाँ आप इसको जो है C में इरर है, इसको हम राइड करके करेक्ट कर सकते हैं। चलिए 140 देखते हैं। द फ्लॉक ऑफ शीप्स ब्लॉक द रोड। तो आपने ये देखा होगा शीप्स, शीप एक ऐसा वर्ड है कि चाहे आप इसको सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो, इसकी फॉर्म नहीं बदलनी है। शीप का शीप ही रहता है, शीप्स नहीं होता है। तो यहाँ पे इरर कहाँ है? यहाँ आपके बी पोर्शन में जो है इरर है।
अब यहाँ पे आप देखिए 141 में, द टीचर आस्क्ड मी टू मीट हर ऑन 12 नून। तो ये 12 नून जो दिया गया एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट। नून एक तो पहली चीज नून एग्जैक्ट, जो जब एकदम आपका 12 बजता है ऐसे घड़ी में, इसी को नून बोला जाता है। तो एकदम एज ए पॉइंट देखा जाता है। तो पॉइंट शो करने के लिए हम एट यूज करते हैं, और उसके पहले देखो डिजिट भी देके और क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन नहीं आना है, यहाँ पे आपका एट आना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका सी होगा, इसी सी पोर्शन में ही आपके एरर है। चलिए 142 पे देखते हैं। 142 में क्या दिक्कत है? 142 में सी नाइदर कन्फर्म्स नार डिनाई द र्यूमर। अब देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो समान पदों को जोड़ता है, समझ रहे हैं? तो एक पद आपका वर्ब है कन्फर्म्स और दूसरा है वर्ब है डिनाई। तो इसमें देख रहे हैं, और ये डिनाई वर्ब आया किसके लिए? डिनाई वर्ब भी इसी सी के लिए आया है। तो यहाँ आपने क्या गलती की? इसके साथ तो आप यस या यस लगाए हैं, यहाँ पे यस या यस आपने नहीं लगाया है, तो यहीं पे आपकी हो गई एरर। तो यहाँ पे कहाँ एरर है? तो ऑप्शन नंबर सी में आपकी एरर है, इसको डिनाइज कर दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 143 को देखते हैं। 143 में क्या एरर है? सी वॉज टेकन अबैक फ्रॉम रानीज बेहमेंस। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि एरर किस पोर्शन में है। तो यहां आप एक चीज देख रहे हैं, टेकन अबैक, और ये जो है ये एक फ्रेज होता है, टेकन अबैक बाई, ये फ्रेज होता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है? फ्रॉम। तो यहाँ पे इस फ्रॉम को आपको कट करना है, टेकन अबैक बाई आप कर दीजिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपकी गलती कहाँ है? गलती आपके बी पोर्शन में है। तो 143 का राइट आंसर क्या होगा? 143 का राइट आंसर आपका बी होगा। आप यहां देखिए 144 को, हु आर यू टू सजेस्टिव अ क्योर फॉर हिज पेन। तो यहां आप ये देखना है कि पहली चीज ये आपको टू मिला, टू के बाद आपको यहाँ वर्ब लगानी है, आपने सजेस्टिव लगा दिया है, तो सजेस्टिव की बजाय आप यहाँ सजेस्ट कर दीजिए। ठीक, आपको एक एरर यहाँ मिल गई। दूसरी एरर आपका क्योर के बाद आप ऑफ लगाने का मन कर रहा होगा, लेकिन नहीं, एज ए नाउन क्योर आप यहाँ देख रहे हैं नाउन है, तो नाउन के लिए आगे फार ही लगता है, तो यहाँ कोई एरर नहीं है। एरर आपका इसी बी पोर्शन में है, बी पार्ट में है, यहीं पे आपको एरर मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? 144 का बी है। चलिए 145 को देखा जाए। गॉड्स जस्टिस विल प्रिवेल्ड इन द एंड। तो इसमें प्रिवेल एक ऐसी वर्ब है, ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ले भी, तो गॉड्स जस्टिस ये क्या है? न्यूटर जेंडर है, तो यहाँ पे इसके लिए रिफ्लेक्सिव क्या यूज होगा? इट सेल्फ, इट सेल्फ। तो इसमें कहाँ गलती है? बी पोर्शन में गलती है, यहाँ पे आप इट सेल्फ लगा देंगे, सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए 146 देखते हैं। 146 में आपको करेक्ट वर्ब जो है फिल करना है, आपको करेक्ट वर्ब की सप्लाई यहाँ पे करनी है, सही वर्ब की। रोजी रैन सो फास्ट दैट सी ट्रिप्ड, एंड रोजी तेज दौड़ी, ट्रिप्ड फंस गई। तो फंसने के बाद आदमी गिरेगा, तो पहले ये घटना हुई, तब उसके बाद आगे वाली घटना हुई। तो जब ये घटना और उसके आगे वाली घटना होती है, और अब यहाँ जो है रैन दौड़ी, तो पास्ट इवेंट आप बता रहे हैं, तो ये सबऑर्डिनेट को भी आपको पास्ट करना पड़ेगा, और सबऑर्डिनेट से ही आप दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज में आप ये दूसरी एंड से लगा के दूसरी वर्ब जोड़ रहे हैं, तो इसको भी पास्ट होना चाहिए। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ भी मुझे पास्ट इंडेफिनिट की ही ज़रूरत है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म की ही ज़रूरत है। तो वर्ब की प्योर सेकंड फॉर्म ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका राइट आंसर आपका ई होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? ई होगा 146 में। चलिए 147 देखते हैं। यहाँ देखो आप, राइट नाउ ही डॉट 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 वीडियो गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर। तो राइट नाउ क्या बताता है? प्रेजेंट की चीज को बताता है, प्रेजेंट में जारी चीज को बता रहा है। तो जारी चीज प्रेजेंट में वो क्या बताएगा? वो आपका बताएगा इस प्लेइंग, आपका ये बताएगा। ये पास्ट की जारी चीजों को बता रहा है, और ये हैज प्लेइंग। तो हैज के बाद आप वर्ब का डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
चाहे आप बीन लगाओ, चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हैज़ के बाद ज़रूरत होती है थर्ड। तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, तो इनको काट दो। ये पास्ट के हैं इसलिए ये कट गए, तो ये लास्ट में आपका यही सी बचा है। तो 147 में आपका सी करेक्ट है। चलिए 148 को देखते हैं। 148 में द वर्ल्ड इज स्लोली कमिंग टू दैट वी आर, फिर से देखते हैं, द वर्ल्ड इज स्लोली कमिंग टू डॉट 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 दैट वी आर स्टेरिंग एट ए क्लाइमेट क्राइसिस। तो यहां आपको क्या देखना है, ये आपको टू मिल गया, तो टू के बाद आएगा क्या, वर्ब की बेस फार्म आनी चाहिए। तो वर्ब की बेस फार्म ये नहीं है, इनको काट दो। वर्ब की बेस फार्म नहीं है, इनको काट दो। वर्ब की बेस फार्म ये है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि रियलाइज की दो स्पेलिंग मिलती है, ZE और YesE। तो जो ये ZE होती है, ये होती है अमेरिकन, और YesE होती है, ये होती है ब्रिटिश, ठीक है। और ये ZE वाली भी प्रचलन में है। आप इसको डिक्शनरी में जब सर्च करेंगे तो ZE वाली ही सबसे पहले आपको मिलेगी, और उसके बाद जो है YesE वाली, उसमें नीचे लिखा रहेगा कि ब्रिटिशर्स यूज, फिर उसमें जो जो स्पेलिंग लिखा रहेगा उसमें YesE रहेगा। तो इसमें आप ये मानना है, ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। 148 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 49 देखा जाए। 49 में क्या दिक्कत है। द ओल्ड नीम ट्री विच इन आवर कंपाउंड फॉर 50 years सडनली crashed टू द ग्राउंड लास्ट नाइट। ठीक, अब यहां मुझे क्या भरना है, पहले आप सेंटेंस समझ लो। द ओल्ड नीम ट्री, ये हो गया सब्जेक्ट, सडनली क्रैश्ड टू द ग्राउंड लास्ट नाइट, ये आपका हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ सडनली क्रैश्ड ये इसका जो है कहने का मतलब प्रेडिकेट हो गया। ठीक, अब इसको आप देखो, which इन आवर कंपाउंड फॉर 50 years, which के बाद आपको वर्ब डालनी है। अब ये आपको ये बताया गया है कि एक नीम का पेड़ था, रात को गिर गया। अब उस नीम के पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो नीम का पेड़ कैसा था। तो वो नीम का पेड़ ये बताया जा रहा है कि 50 साल से कंपाउंड में था। तो जैसे मान लीजिए लास्ट नाइट ये हो गई, लास्ट नाइट में ये इवेंट हुई, और लास्ट नाइट के पहले ये पेड़ 50 सालों से 50 ईयर्स से मतलब था, और इसी लास्ट नाइट को ये फॉल हुआ। तो पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ सही से देखा जाना, अगर जो सही से आप देखें तो हम क्या चूज करते हैं कि जब पास्ट की कोई इवेंट लगातार होते होते पास्ट के किसी एक पॉइंट तक आती है तो उसको पास्ट परफेक्ट, हाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शो करते हैं, या पास्ट परफेक्ट में भी शो करते हैं। तो बेहतर तो होता कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन होता, लेकिन जब वो नहीं है तो हम यहाँ इसको ए को भी करेक्ट करेंगे, और ये करेक्ट आपका माना जाएगा। ये भी एक्सेप्टेबल है। बहुतायत में तो आपको जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला होना चाहिए, लेकिन अगर जब वो ऑप्शन में नहीं रहता है तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल है, ये भी चलता है। इसको भी किताबों में, ऑथेंटिक बुकों में ये स्ट्रक्चर भी आप इसको पा सकते हैं। चलिए 150 क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट वाले को। द पेन आई 5 years ago इज स्टिल राइटिंग बेल। आपको दो क्लोज यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों क्लोजेस को अलग अलग कर लेना। अच्छा, मुझे कैसे पता चल गया दो क्लोज हैं, तो भाई दो फाइनाइट वर्ब यहाँ आपको डालनी है। दो, जैसे एक फाइनाइट वर्ब ये हो गई और एक फाइनाइट वर्ब आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। भाई ये सब फाइनाइट वर्ब ही तो लास्ट वाले हैं, तो दो फाइनाइट वर्ब मतलब दो क्लोज। तो जब दो क्लोज तो दो सब्जेक्ट की जरूरत है, तो एक तो सब्जेक्ट ये पेन हो गया और दूसरा सब्जेक्ट आपका आई हो गया। तो जब ये पेन सब्जेक्ट है तो किसका सब्जेक्ट है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो देखो मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। द पेन इज स्टिल राइटिंग बेल, पेन अब भी अच्छी लिख रही है। कौन सी पेन, आई 5 years ago। अब अगो, ये अगो पास्ट का दो तक होता है, अगो का मतलब होता है पास्ट, और कौन सा पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट। तो इसमें बताइए वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके पास है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके पास नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके पास नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट होगा। यहाँ पे बाट होना था, आई बॉट 5 years ago, समझ रहे हैं। तो इसमें आपका पास्ट इंडिफिनिट आप लगाते तो सही होता। तो इस हिसाब से आपके 150 क्वेश्चन का जो है हमने इसको सॉल्व करवाया है, और इसका जो भी आपको प्रूफ चाहिए, जो भी लॉजिक चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और
जितने भी, कहने का मतलब हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं, चाहे वो लिटरेचर के हों चाहे ग्रामर के हों, अगर जो उनको आपको कोर्ट में लगाना हो या किसी क्वेश्चन को लेके क्लेम करना हो तो आप हमसे उसका प्रूफ मांग सकते हैं। वो हमारे पास प्रूफ ऑथेंटिक बुक के उपलब्ध हैं। थैंक्स। चैनल अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ग्रामर पे, लिटरेरी टर्म्स पे या राइटर्स पे अगर जो आप चाहेंगे तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। थैंक्स।